और देखिए पटना से बड़ी खबर है। 4 सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही। स्कूल के समय में बदलाव की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। सीएम के प्रधान सचिव ने इसके लिए आदेश दे दिया है। केके पाठक से संपर्क कर आदेश दे दिया गया है। स्कूलों का समय बदलने का आदेश दे दिया गया है। आज ही आदेश पत्र जारी हो सकता है। अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक स्कूल नहीं चलेंगे। सीएम ने विधानसभा में नाराजगी जताई। शिक्षकों और छात्रों को राहत मिलेगी। तो अब समय में परिवर्तन स्कूलों को लेकर के कर दिया गया है। और आज जब सदन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उस वक्त भी उन्होंने जिक्र किया कि हम समय में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और अब खबर ये सामने आ रही है कि स्कूल के समय में बदलाव की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। सीएम के प्रधान सचिव ने आदेश दिया है। केके पाठक से संपर्क कर आदेश ये दिया गया है। तो केके पाठक ने स्कूल के समय में बदलाव किया था और इस समय के बदलाव को दुरुस्त एक बार फिर से नीतीश कुमार ने किया है कि जो समय है वह अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वाला नहीं होगा। और रजनीश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। रजनीश, मुख्यमंत्री जब आप आज सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 9 से जो 5 बजे तक स्कूल चल रहा था वो स्कूल का समय बदलाव होगा। क्या तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से? देखिए राहुल, सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में जिस प्रकार से नाराजगी जाहिर की है, उसके बाद कहा भी था उन्होंने कि आज ही हम केके पाठक से बातचीत करेंगे और स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। जिसके बाद कहा जा रहा है, जो सोर्सेज से जानकारी मिली है कि अभी सीएम के प्रधान सचिव जो हैं दीपक कुमार, उन्होंने शिक्षा विभाग के एसडीएम केके पाठक से संपर्क साधा है। जिसके बाद हलचल तेज हो गई है शिक्षा विभाग में और आज ही रात तक माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से संशोधित लेटर यानी जो पुराने वाले जो पत्र थे उस आदेश को वापस लेते हुए नया आदेश जारी हो जाएगा कि स्कूल की जो टाइमिंग है मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक उस टाइमिंग पर जो है स्कूल अब संचालित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो बिहार के शिक्षक हैं, बच्चे हैं, जो लगातार मांग करते आ रहे थे कि 9 से 5 जो स्कूल की टाइमिंग है उसको बदलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है बातें अब सामने आ गई है। शिक्षा विभाग अब तैयारी में जुट गया है और लेटर कभी भी जारी हो सकता है। केके पाठक हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कुछ मीडिया से बातचीत नहीं की है, हमने संपर्क भी साधा है, लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें रोका गया है। देर शाम तक अभी रुके हुए हैं और कहा जा रहा है कुछ देर में लेटर जारी हो जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल रजनीश, तो क्या लगता है कि लेटर जो जारी होने की बात कही जा रही है, क्या कोई गतिरोध भी सामने आएगा? क्योंकि अपनी टाइमिंग जो है एक सेट की थी केके पाठक ने, उसमें बदलाव किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री के मिजाज से सभी अधिकारी वाकिफ हैं और निश्चित रूप से एमएलसी हो या एमएलए हो, सभी लोग सीएम से इस बाबत 1.5 महीने पहले ही फरियाद लगाने पहुंचे थे। उस वक्त सीएम ने भरोसा दिया था और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उसी वक्त आदेश दिया था। अब किस आधार पर उन्होंने कहा था और आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री विशेष बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को ये अधिकार है और बिहार के वो मुखिया है, जिस प्रकार से वो नाराज है, कहीं ना कहीं केके पाठक को अब आदेश जो है वो वापस लेना पड़ सकता है। और इसी वजह से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और कुछ देर के बाद अब मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसका पालन करते हुए केके पाठक अब जो टाइमिंग है उसमें बदलाव कर सकते हैं। जी, शिक्षक के का जो खेमा है वो किस तरीके से इस बदलाव को देख रहा है? देखिए, शिक्षक जो है नीतीश कुमार को सबसे पहले धन्यवाद दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जिस प्रकार से सीएम ने पहल की है और संज्ञान लिया है, ऐसे में शिक्षकों को बाकी और उम्मीदें जो है उनसे जगी है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार शिक्षक पट्टा कर रहे हैं जो शिक्षक नेता हैं। तो कुल मिलाकर सभी कह रहे हैं कि आगाज हुआ है और अंजाम बेहतर होगा, यानी आचार संहिता से पहले बाकी जो डिमांड है स्कूल की टाइमिंग के साथ साथ छुट्टियों का कैलेंडर हो, गर्मी छुट्टी में बदलाव, ये तमाम चीजों और खासकर सक्षमता परीक्षा, इसको लेकर भी सीएम नीतीश कुमार पहल करेंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार है और सभी उम्मीद में है। शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की है और सदन में सभी के सामने उन्होंने केके पाठक के खिलाफ जिस प्रकार से आज बोला और नाराजगी जाहिर की है, ऐसे में शिक्षक जो है आज उम्मीद बनाए हुए हैं कि सीएम एक्शन लेंगे। जी, नियोजित शिक्षकों का जो मसला भी है वो काफी बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, और ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी इनकी मांगों को लेकर के, जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं शिक्षक? बिल्कुल, चुनावी साल है और सरकार भी एक तरह से जो भी मांगे हैं उस पर लगातार जो है एक तरह से पहल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार बनते ही सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने वार्ता की पहल की है, जो शिक्षकों के लिए बड़ी बात है और शिक्षक मान भी रहे हैं कि वार्ता के बाद काफी कुछ निदान निकलने की उम्मीद है। और अब उन्होंने नीतीश कुमार से पहल करने की बात कही है कि वो खुद जो है वार्ता करे और हम लोग की जो समस्या है सक्षमता परीक्षा उसको मानी बिना शर्त जो है उसको ये करते हुए और राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो कुल मिलाकर 26 से परीक्षा शुरू होने वाली है और शिक्षक अभी लगातार जो है एक तरह से उनकी निगाहें सीएम हाउस तक टिकी हुई है कि सीएम कभी भी उनको बुला सकते हैं और उसके बाद बैठक होकर
जो समस्या का निराकरण है वो सीएम खुद कर सकते हैं। जी राहुल, बिल्कुल, हम चाहेंगे स्कूल की जो टाइमिंग एक बार फिर से दर्शकों को बता दिया जाए, शिक्षकों को, बच्चों तक वो जानकारी फिर से पहुंच जाए। वो क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा, क्या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगे, उसके लिए कोई छूट है? देखिए, इसमें दो तरह के अभी फिलहाल संशय हैं। जो सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में कहा था कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल का समय होगा, क्योंकि इससे पहले के पाठक ने 9 से 5 स्कूल कर दिया था। अब हम बता दें कि सुबह 10 से 4 कई साल पहले से यह टाइमिंग नहीं रही है। के पाठक के आने से पहले भी 10 से 4 स्कूल नहीं संचालित हो रहे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है स्कूल का टाइमिंग था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अधिकारियों को पूरे मामले के लिए आदेश दिए हैं, दीपक कुमार को, और दीपक कुमार अब के पाठक से बात करेंगे और कहा जा रहा है कि 9 से 3 टाइमिंग हो सकती है। जी चलिए, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति का सारा श्रेय सीएम नीतीश को जाता है। अनावश्यक क्रेडिट लेने की होड़ भी गठबंधन टूटने की वजहों में एक रहा। शिक्षक बहाली का झूठा श्रेय लेना आरजेडी बंद करे। और पटना संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ एक मची और उसको एक बड़ा कारण भी बताया विजय चौधरी ने कि एक बड़ा कारण वो भी रहा कि ये गठबंधन जो है वो टूट गया, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? वो साफ कह रहे हैं कि जो झूठा श्रेय है वो आरजेडी लेना बंद कर दे। देखिए, बिल्कुल विजय चौधरी ने साफ शब्दों में सदन की कार्रवाई जब चल रही थी, वो अपने बजट वक्ता जब वो दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे, उसी समय उन्होंने ये बातें कही कि ये बात हम पूरी जिम्मेवारी के साथ सारे विधायकों की मौजूदगी में आसन को बताना चाहेंगे कि जो क्रेडिट लेने की होड़ लगातार आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था, जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में हो रहे थे, लेकिन आरजेडी लगातार ये कोशिश में लगी हुई थी कि वो सारे काम का क्रेडिट ले। और इसी कारण से एक वजह ये भी रही है कि जो गठबंधन टूटा, जो हम पूर्ववर्ती सरकार से अलग हुए, उसके पीछे की मूल वजह में से एक ये भी वजह रही। तो जो क्रेडिट लेने की होड़ थी आरजेडी की, वो कहीं न कहीं सरकार को असहज कर रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परेशान कर रही थी, और इसी कारण से सरकार से अलग होना पड़ा। अभी भी इस आदत से जो है आरजेडी बाज नहीं आ रही है, क्योंकि उससे पहले जब विजय चौधरी अपने बजट भाषण में बोल रहे थे, उससे पहले शिक्षा मंत्री जो है, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सारी बहालियां जो है वो हमारे कार्यकाल में हुई है। तो उस पर भी विजय चौधरी ने कहा कि ये बहालियां जो है वो पहले से तय थी। बीपीएससी से जो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, वो भी डिसीजन जो है वो आरजेडी के साथ सरकार बनने से पहले की ही दी हुई थी और उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। हालांकि जो आरजेडी है वो लगातार गाल बजा रही है कि हमने तमाम बहालियां करवाई है और हमारे पहल पे ये बहालियां हुई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो अभी भी थम नहीं रहा है, और इसी को लेकर के विजय चौधरी ने नाराजगी जताई। दो टुक शब्दों में कहा कि अगर ये स्थिति नहीं होती तो शायद गठबंधन से अलग नहीं होते, और कहीं न कहीं जो गठबंधन से अलग होने का वजह रहा उसमें एक सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि आरजेडी जो है सारे कामों का क्रेडिट खुद लेना चाहती थी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या उनके साथी जो मंत्री थे, वो लगातार इस बात का डपली बजा रहे थे कि सारे काम जो है वो तेजस्वी यादव के निर्देशन में, तेजस्वी यादव के जो पहल है उस पर ही किया जा रहा था, और ये क्रेडिट लेना जो है वो सरकार को नागवार गुजर रहा था, सरकार साझेदारी के साथ चल रही थी। तो ऐसे में किसी एक दल को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। हाँ, कि सरकार का मुखिया जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पे ही सारी कुछ हो रही थी, और जो भी बहालियां निकाली गई थी वो पूर्व पहले की जो सरकार रही, एनडीए की जो सरकार रही, जिनके साथ अब वापस हम आए हैं, तो उनके साझेदारी की सरकार में ही डिसीजन लिए गए थे। ये अलग बात है कि जब इम्प्लीमेंट का वक्त आया तो उस समय एनडीए से अलग हो गए, और जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो सरकार चल रही थी उनके कार्यकाल के दौरान जो है ये नियुक्तियां बांटी गई। तो इसका श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाना चाहिए, ना कि आरजेडी को। आरजेडी चूंकि क्रेडिट ले रही थी, इस कारण से सरकार से अलग होना पड़ा, और ये एक बड़ी वजह रही है। जी अमित, जो क्रेडिट लेने वाली सियासत है वो और मजबूत भी होती जा रही है, क्योंकि ये क्रेडिट लेने की बात तो सिर्फ अखबारों तक, सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले, वहां भी जाकर के इसी बात को रखने की कोशिश हो रही है कि देखिए 17 महीनों में हमने कितना काम किया। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो क्रेडिट लेने वाली सियासत है एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और इसकी जो कह सकते हैं कि नफा नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज को होंगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव है या उसके बाद विधानसभा का 2025 में चुनाव होगा,
उस समय भी ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पहल पे हुआ। और इस बात को भली भांति जो नीतीश गवर्नमेंट है वो भी समझती है। जनता का जो माइंडेट रहा है उसके बारे में भी विजय चौधरी ने 2 शब्दों में कहा कि जो सरकार का गठन हुआ था वो एनडीए के साथ हम चुनाव लड़े थे और उनके साथ ही हम आए, सरकार का गठन किया, और उसके बाद जो डिसीजन रहे उसको इम्प्लीमेंट भले ही हम लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ जब सरदारी की सरकार आई तो उस समय हमने किया, लेकिन जो क्रेडिट की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ विधानसभा तक या फिर पोस्टर बैनर तक ही नहीं बल्कि अब ये चुनावी मैदान में भी नजर आएंगे। और उसकी एक पहली झलक जो है वो आज देखने को मिली जब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी निकले तो उन्होंने इन बातों को जोर शोर से भुनाया, जनता को बताया कि देखिए 17 महीने में हमने वो सब कुछ किया जो सरकार पिछले 17 सालों में नहीं की। तो कहीं न कहीं ये बात जो है वो राजनीतिक कह सकते हैं एजेंडा में शामिल हो चुका है और इस बात को नीतीश सरकार भी भाप रही है, जान रही है। और इसी वजह से चाहे चलते सदन हो या फिर मुख्यमंत्री का आपका जो भाषण होता है उसमें वो साफ शब्दों में जाहिर कर चुके हैं। कल तेवर जो है मुख्यमंत्री के देखने को मिले और आगामी जो चुनाव है उसमें भी ये एक ज्वलंत मुद्दा होगा, चाहे वो आरजेडी के लिए हो या फिर जेडीयू के लिए हो। जी अमित, भले ये क्रेडिट वाली सियासत चल रही हो लेकिन इसका फायदा क्या उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो चाहते हैं कि शिक्षक के रूप में वो काम करे, वैकेंसियां ज्यादा से ज्यादा है और इस तरफ भी सरकार आगे कदम बढ़ाएगी कि हमें क्रेडिट लेना है तो हम वैकेंसियां निकाल रहे हैं और आने वाले समय में ये फायदा सीधे पहुंचेगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार में बैठे हुए हैं? देखिए निश्चित तौर पे चूंकि जो भी बेरोजगार शिक्षक हैं जो हैं उनके लिए कहीं न कहीं एक ये बेहतर तस्वीर है क्योंकि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो आरजेडी के साथ साझेदारी वाली सरकार थी नीतीश कुमार की या अभी एनडीए के साथ साझेदारी वाली सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो नियुक्तियां जो है वो निश्चित तौर पे आ रही है। और अभी एक बार फिर से जब नीतीश कुमार सदन को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां आएगी। जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी गिनाया कि आगे आने वाले दिनों में और कितनी बहाली जो है सरकार निकालने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के बेरोजगार जो युवा हैं, चाहे वो युवती हैं, उनके हाथों में रोजगार आएगा, नौकरियां आएंगी। चलिए बिल्कुल अमित, तो भले सियासत क्रेडिट वाली हो रही है लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिलेगी। वैकेंसियां अगर बढ़ेंगी, नौकरियां उन्हें मिलेंगी। तो बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पूर्व आईएएस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूर्व आईएएस के कई ठिकानों पर सीबीआई ने सर्च ऑपरेशन चलाया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। बेहद चर्चित अधिकारी रमेश अभिषेक रहे हैं। 1982 बैच के बिहार कैडर के आईएएस हैं। अधिकारी रमेश अभिषेक ओडिशा के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ मई 2019 में लोकपाल से शिकायत की गई थी। लोकपाल की 3 बार मेंबर वाली बेंच ने अपनी जांच के बाद 2 फरवरी 2022 और 3 जनवरी 2023 को ईडी को अभिषेक के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े राजनेताओं के साथ उनके बेहद करीबी संबंध भी रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर पटना से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने तैयारी की है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रहेगी। भड़काऊ पोस्ट की भी निगरानी की जाएगी। 19 सदस्यों वाली यूनिट का गठन किया गया है जिसमें 2 डीएसपी, 1 दारोगा, 15 सिपाही इसमें शामिल होंगे। 3 शिफ्ट में यह यूनिट पूरी काम को अंजाम देगी। तो आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर यह पहल की जा रही है, जहां आर्थिक अपराध इकाई ने तैयारी की है कि कैसे नजर सोशल मीडिया पर रखी जाए, उन आपत्तिजनक पोस्ट पर रखी जाए, भड़काऊ पोस्ट पर निगरानी रखी जाए। और इसके लिए 19 सदस्यों वाली यूनिट का गठन किया गया है। और इस यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट 3 शिफ्ट में काम करेगी जिसमें 2 डीएसपी, 1 दारोगा और 15 सिपाही शामिल रहेंगे। तो देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारी प्रशासनिक तौर पर भी पूरी की जा रही है कि कहीं से कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना आ जाए, कहीं से कोई भड़काऊ चीजें ना सामने आ जाए। और ऐसे में निगरानी। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए क्या तैयारी है आर्थिक अपराध इकाई की? जब चुनाव आयोग की टीम बिहार में 3 दिवसीय दौरे पर है, आर्थिक इकाई हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के कॉन्टेक्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो संवेदनशील जनक डाले जाते हैं उसकी निगरानी के लिए
आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई में एक सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग यूनिट है उसका गठन किया गया है। इस यूनिट में सीनियर डीएसपी के नेतृत्व में 2 अन्य डीएसपी होंगे, एक पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस अवर निरीक्षक, 15 सिपाही जो है उनकी पोस्टिंग की गई है। 24/7 3 शिफ्टों में ये काम करेंगे। इसके अलावा सभी जिलों में भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए एक सोशल मीडिया नोडल पदाधिकारी को अपॉइंट किया गया है, जो न्यूनतम पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी एवं साइबर डोमेन में दक्ष होंगे। आर्थिक अपराध इकाई में स्थापित जो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग यूनिट होगी वो जिले के सोशल मीडिया यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है आर्थिक अपराध इकाई की, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जितने भी राजनीतिक दल हों या फिर इनके वर्कर्स हों, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और जो भड़काऊ जो पोस्ट करते हैं उसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो एक्टिव हो गया है। जी, ये जो यूनिट होगी 3 शिफ्ट में काम करेगी, लेकिन अगर पूरे जिलों की अगर बात कर ली जाए, पूरे बिहार की अगर बात कर ली जाए, तो किस तरीके से इसकी पूरी जो तकनीक है वो इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे मॉनिटरिंग को और आसान बनाया जा सकेगा? देखिए राहुल, आपको पता होगा अभी 2-3 दिनों पहले जो डीएसपी लेवल के ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी पटना इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में, और वो साइबर ट्रेनिंग खास तौर पर इसलिए दी गई थी कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो पोस्ट किए जाते हैं, जो भड़काऊ पोस्ट होते हैं, उससे कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता जो है वो उत्पन्न होती है और समाज में एक तरीके का गलत संदेश जाता है, वोटर्स के बीच गलत संदेश जाता है। और ऐसे में अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शन से और खासकर जो चुनाव आयोग का हाल में गाइडलाइन आया था उसको देखते हुए ये एक्शन लिया है। तो निश्चित तौर पर इससे एक अहम फायदा होगा, और ये पहली बार इस तरीके से व्यापक पैमाने पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तैयार किया। कितना ये लोगों के हित में होगा और इलेक्शन कितना फेयर हो पाएगा इसके माध्यम से ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी पहल है। राहुल संजय, कई बार आसान नहीं होता है कि भड़काऊ पोस्ट हो या फिर निगरानी हम ठीक तरीके से कर पाए, जो तैयारी की जा रही है, क्या ऐसे में लोगों को भी शामिल किया गया है कि लोगों को कहीं कुछ ऐसा भड़काऊ चीज से अगर नजर आती है तो उसकी शिकायत कर सकते और उसके बाद से उसके ऊपर कार्रवाई होगी? इस सेल ये यूनिट जो है उसके गठन का मकसद भी यही है कि आम लोग भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में यानी आर्थिक अपराध इकाई में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उनकी शिकायत पे फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इसके लिए एक बाकायदा नंबर भी जारी किया है और ईमेल आईडी पर भी जो आम लोग हैं वो भी इस तरीके से अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो ये विशेष टीम गठित की गई है इसका मकसद भी यही है। देखना होगा ये कितना कारगर साबित हो पाता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से लोकसभा चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तैयारी की है और निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी राहुल, चलिए, बिल्कुल। तो उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी बड़ी तैयारी है और बड़ा फायदा होगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है मध्यावधि चुनाव को लेकर के। उन्होंने बयान दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, समय से ही विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस अब खत्म कर दिया है। तो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। जो बातें चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उस पर विराम लगाया है संजय झा ने। मध्यावधि चुनाव की चर्चा चल रही थी जिस पर विराम उन्होंने लगाया है। तो संजय झा का यह बड़ा बयान सामने आया है मध्यावधि चुनाव को लेकर के। इस मध्यावधि चुनाव को लेकर के चर्चाएं कई तरीके की थी। कहा यह जा रहा था कि शायद इस पर बात बन रही है और जेडीयू की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही थी। इसकी चर्चाएं हो रही थी कि जेडीयू इसके पक्ष में है, लेकिन अब संजय झा ने इस पूरे मसले पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। जो चीजें चल रही थी कि मध्यावधि चुनाव को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि जो चुनाव है वो नहीं होंगे। तो समय से ही विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि 2020 में इससे पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद से 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के बाद से 2025 में पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी, यानी कि 2025 में ही बिहार की सरकार चुनी जाएगी। तो चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस खत्म कर दिया है और स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव की जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम संजय झा ने लगाया है। तो चर्चाएं थी और इन चर्चाओं को लेकर के कई सवाल भी उठाए जा रहे थे। कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पक्ष में थी भी नहीं कि इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो बिहार का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो कराया जाए। और इससे लेकर के कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। लेकिन अब ऐसा माना जा सकता है कि जो बातें चल रही थी उस पर विराम खुद जेडीयू ने लगाया है, खुद संजय झा ने लगाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, 2025 में ही ये चुनाव होना है।
तो देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर के पहुंची। 2024 की तैयारी में निर्वाचन आयोग है राज्य भर के डीएम के साथ बैठक निर्वाचन आयोग की टीम ने की है। राजनीतिक दलों के साथ भी ये बैठक है, राज्य भर के डीएम के साथ भी ये बैठक। तो देखिए, कई स्तरों से इस बैठकों के दौर का सिलसिला और चुनाव की तैयारी को लेकर के समीक्षा भी की जा रही है। पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सुझाव भी लिए गए हैं। जेडीयू ने 3 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। वृषिण पटेल ने कहा कि बैलेट पेपर से ये चुनाव कराया जाए, बूथों पर 1500 की जगह 1000 तक वोटर्स रखे जाएं। तो देखिए, चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है कि कैसे इस चुनाव को सही तरीके से कराया जाए, और ऐसे में चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे सुझाव लिए जाएं, उनसे बातचीत की जाए, और इसके साथ साथ प्रशासनिक तैयारी क्या हो सकती है, कैसे इस चुनाव को आसान बनाया जा सकता है, कैसे इस चुनाव को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जाए, इसको लेकर के पूरी नजर है। और इस बीच जेडीयू ने भी एक सुझाव दिया, और सुझाव ये था कि 3 चरणों में इस चुनाव को कराया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इस सुझाव पर कितना अमल चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। वृषिण पटेल की अगर बात करें तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बैलेट पेपर से इस चुनाव को कराया जाए, और बूथों पर भी उन्होंने कहा कि 1500 की जगह 1000 तक वोटर्स रखे जाएं, ताकि वोटर्स को आसानी हो, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो बूथों पर।